नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। साधना न्यूज की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों का उत्तर प्रदेश आना भी शुरू हो गया है। सीएम योगी भी गाइडलाइन के तहत मजदूरों को पहले क्वारंटीन होने की बात कह रहे हैं, जबकि उनके लिए सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है और योगी के फरमानों से निरीह मजदूर परेशान हो रहा है। उधर केजरीवाल ने भी कह दिया है कि साहब हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया है, अब हम यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं सहन करेंगे, जो मजदूर हैं वो उनको भी रहना पड़ेगा। ऐसे में घबरा कर मजदूर अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के दिल्ली से जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वहाँ पे मजदूरों का आना जाना लगातार वस्तु जारी है और लगातार जो मजदूर हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए योगी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है कि वो कहते हैं अब उनको क्वारंटाइन होना है। अब क्वारंटाइन होंगे तो उनके लिए कम से कम क्या व्यवस्था है, कहाँ जाएंगे वो? उनके लिए ना कोई धर्मशाला की व्यवस्था है, उनके लिए ना कोई ऐसी व्यवस्था की है कि वो वहाँ पर रुककर क्वारंटाइन हो पाएँ और मतलब वहाँ रह के अपना जो निर्धारित समय है उसको निकाल सके। तो ये स्थिति है, निरीह मजदूर परेशान है। एक साल पहले भी आपको याद होगा कि इस तरह से सड़कों से पैदल चलकर लोग अपने घरों को पहुँचे थे। सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, जब प्रशासन ने जब दबाव बना तब जाकर उन्होंने बसों और ट्रेनों की थी। तो ऐसे में कई मजदूरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे जी। तो जिस तरह से ये देख रहे हैं आप, योगी जी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ये अपने फरमान जारी कर दिए हैं, इससे आम मजदूर परेशान है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, पैदल ही जा रहे हैं लोग, साइकिल से जा रहे हैं, रिक्शा साइकिल से जा रहे हैं, कहीं हाथ ठेला से जा रहे हैं और बसों की वहां पर कितनी भीड़ है देख रहे हैं। लगातार प्रोटोकॉल का कोई पालन ही नहीं हो रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का। तो ये स्थिति है, जिस तरह की स्थिति है, इससे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का और प्रभाव बढ़ सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन सरकारों को कोई मतलब नहीं है इससे। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, ये निश्चित तौर पर सरकारों को राजनीति के को इन पे पर सोचना होगा। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। बांदा से हमारे साथ बांदा से जुड़े हुए कांग्रेस नेता मनोज तिवारी जी और उरई से शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम मनोज जी आपके पास जाएंगे। आपने पिछली बार देखा होगा किस तरह से पलायन हो रहा था, दिल्ली से, अहमदाबाद से और मुंबई से लोग आ रहे थे, सड़कों से पैदल चल के आ रहे थे, लेकिन सरकारों ने कुछ नहीं किया। उस समय भी आप विपक्ष की भूमिका में थे और अभी भी हैं। जब साहब सरकार नहीं कर रही है तो आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करिए जिससे मजदूरों को कम से कम घर वापसी उनकी संभव तो हो सके। नमस्कार। ये सरकार की ये जिम्मेदारी थी। कल ही जब दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति आई है तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उत्तर प्रदेश शासन से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, उसके बाद भी ये व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। तो ये एक आपदा प्रबंधन में कहीं ना कहीं कमजोरी रही है इनकी कि अगर दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया है और उसके बाद व्यवस्था न होना और इतनी भारी मात्रा में पलायन करना, और पिछली बार जब पलायन करके आए थे ये लोग, तब यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक आयोग बना के इनको यहीं पे रोजगार सृजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चूक हुई है और ये समय नहीं है आलोचना का, ये समय है कि सुझाव देने का। और ये समय ये है कि जो लोग आ रहे हैं ये कहीं अपने जिन जिन जिलों में जा रहे हैं वहाँ संक्रमण ना फैलाएं। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि हर जिले में क्वारंटाइन सेंटर बना के इनको रखा जाए और ताकि ये है कि ये एक कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको रोकने की जरूरत है। और सरकार की ये मंशा होनी चाहिए कि इस संक्रमण को जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, यूपी के 5-7 शहरों में इस तरह की शुरुआत हो गई है, इस पलायन से ये ना बढ़ जाए, गांव तक ना पहुंचे। क्योंकि पिछली बार गांव पे नहीं पहुंचा था, बहुत अच्छा रहा था। इस बार जो गांव में पहुंच रहा है वो बहुत दिक्कत की चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
खिलावन चंद्रिका जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति के माहिर, राजनीति जो रिपोर्टिंग के माहिर हैं, और उत्तर प्रदेश पर भी उनकी खासी नजर रहती है। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कह दिया है कि साहब आपको आना है तो हम आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, लेकिन वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उधर बिगड़ सूचना दिए, पहले न कोई संकेत दिए, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। परेशान किसान, उनको परेशान मजदूर लगने लगा है कि आखिर जाएं कहां, पैदल ही निकल पड़े हैं। और वो अगर अपने घर पहुंचे हैं सर, तो उनको रोकने के लिए, उनको क्वारंटाइन होने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में आखिर मजदूर क्या करें? देखिए अनुप जी, दोनों तरफ से, बल्कि मैं तो कहूँगा तीनों तरफ से गलतियां हो रही हैं। सबसे पहले तो ये जरूरी है समझना कि लॉकडाउन यदि लगाया जा रहा है कहीं, जैसे दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया, तो वहाँ पहले मजदूरों को विश्वास में लेना था, मजदूरों को विश्वास दिलाना था कि हम इतने दिन तक लॉकडाउन लगा रहे हैं और इस दौरान आपके खाने पीने की समुचित व्यवस्था हम करके रखेंगे। या सरकार को, जैसे सरकार बार बार कहती है कि हम आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक ढांचा को बर्बाद नहीं होने देंगे, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये श्रमिक जहाँ काम करते हैं, जिन उद्योगों में काम करते हैं, जिन ठेकेदारों के पास काम करते हैं, वो उन कामों को जारी रखना चाहिए था और मजदूरों को ये विश्वास दिलाना चाहिए था कि हम को किसी तरह की कमी अपने प्रदेश में नहीं होने देंगे। हालांकि कल अपील की थी अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाने के तुरंत बाद कि मजदूर पलायन ना करें, हम उनकी समुचित व्यवस्था करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये अपर्याप्त है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मजदूरों को भी पिछले समय हालांकि बहुत दिक्कतें हुई थी मजदूरों को, और वो जब लॉकडाउन बहुत दिन बीत गया, उसके बाद जब उनके पास ना तो रोजी रोटी, ना तो खाने की व्यवस्था, ना पीने का पानी, ना किराया देने के लिए पैसा, सभी तरह से जब वो त्रस्त हो गए, तब उन्होंने पलायन शुरू की थी। लेकिन इस बार क्योंकि पिछली बार जो त्रासदी उन्होंने सहन की है, उस त्रासदी को फिर से न दोहराने के लिए वो अभी से जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ पलायन शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही ये कहा है कि हम मजदूरों को क्वारंटाइन करेंगे 15 दिन के लिए या 14 दिन के लिए, जो नियम है सरकारी नियम उसके अनुसार, लेकिन हाँ, वहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा अभी नहीं की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये मजदूर भारी पैमाने, वैसे उत्तर प्रदेश का जो स्ट्रक्चर है मैं बताना चाहूँगा आपको, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से 4 राज्यों में बल्कि मजदूर जाते हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में भी जाते हैं। लेकिन ये जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के मजदूर हैं, ये उसी रास्ते से, दिल्ली के रास्ते से, दिल्ली के आसपास के रास्ते से जो उत्तर प्रदेश से टच करते हैं, वो उन रास्तों से वापस लौटते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ यदि समुचित व्यवस्था में जांच की व्यवस्था की जाए और वहाँ कैंप लगाकर जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया जाए, और आसपास ही पहले क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पे बनाकर उन मजदूरों को रखा जाए और 14 दिन बाद उनको जिलों में, उनके जो जिले हैं वहाँ भेजा जाए। बल्कि दूसरे और जो उनके साथ ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश भर के मजदूर आते हैं, यदि मध्य प्रदेश के या बिहार के या झारखंड के मजदूर या छत्तीसगढ़ के भी मजदूर उस टोली में आए हुए हैं, तो उनको भी उनके स्टेट तक, बॉर्डर तक छोड़ने की व्यवस्था संबंधित सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेंगे वो। तो मुझे लगता है इन सब व्यवस्था से अब हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो चिंतन है, वो चिंतन ये है कि और तेजी से ना फैले, और जो संक्रमित होकर मजदूर आएंगे वो अपने गाँव में जाके फैलाएंगे, अपने शहरों में जाके फैलाएंगे। तो मुझे लगता है इस बड़ी चिंता से हमें मुक्ति मिल जाएगी और सरकार को भी पर्याप्त व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ी है, अभी वो मजदूर सड़कों पे आए हैं और सड़कों पे आके अपने गांव तक जाने के लिए बसों का, ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं और कुछ रवाना भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यदि समय रहते अपन व्यवस्था कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है संक्रमण के दायरे को और बढ़ने से हम रोक पाएंगे। हम लोग जिस तरह से पिछली बार की भीड़ देख रहे थे, वहाँ कहीं ना ये प्रोटोकॉल का पालन हो रहा था, ना कहीं प्रशासन के लोग दिखाई दे रहे थे। जितनी भीड़ थी, ऐसे में ये नहीं लग रहा कि जो संक्रमण है और तेजी से बढ़ेगा और वो संक्रमण बसों के माध्यम से गांव तक पहुंच जाएगा? निश्चित रूप से पहुंचेगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा। ये सिर्फ आनंद नगर बस स्टैंड की नहीं है, चाहे सराय काले खां की हो, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हो, चाहे
और दूसरे रेलवे स्टेशन की हो, निजामुद्दीन की हो। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मजदूर भारी संख्या में निकले हैं और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, या बस स्टैंड से आगे निकल के जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं या कहीं बैठकर बस के आने का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ जो कम्युनिटी स्पिरिट की दिख रही है, बहुत भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। इससे लगता है कि मुझे निश्चित रूप से संक्रमण और फैलेगा और हमें गंभीर तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। उनको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जैसे पिछली बार अंत में जब सारे मजदूर पलायन कर चुके थे तो अंत में सरकारों के द्वारा उनके परिवहन की व्यवस्था की गई थी, उस तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि मजदूरों के चेकअप के बाद क्वारंटाइन करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पॉजिटिव आए निगेटिव आए उनके, और जो पॉजिटिव आए उनको हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था निश्चित रूप से होना चाहिए। नहीं तो हम गाँव तक क्या बहुत तेजी से हम संक्रमण को न्योता देंगे और हम स्थिति को नियंत्रण से हमारे हाथ से बाहर हो जाएगी, ऐसा मुझे अंदाजा है। क्या हमारी आवाज सुन रहे हैं शैलेंद्र पांडे जी? शैलेंद्र पांडे जी, जी मनोज जी, आपने देखा होगा जिस तरह से पिछली बार कई विपक्षी दलों ने अपनी महती भूमिका निभाई थी। पिछली बार आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और भी जो वरिष्ठ नेता थे, वो भी सड़कों पर आ गए थे, लोग भी मदद कर रहे थे। आप लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि जाके लोगों की मजदूरों की बसों की व्यवस्था की गई थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं, खामोश बैठे हैं, सब कुछ छोड़ दिया। योगी सरकार जो करे उनकी जिम्मेदारी है, आपको कोई जिम्मेदारी, चूंकि आपको तो चुना नहीं गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये वक्त पिछली बार का जो लॉकडाउन था एक लंबे समय के लिए था। ये एक निश्चित एक राज्य ने, दिल्ली भर ने लॉकडाउन किया है। तो दिल्ली सरकार की और यूपी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं समन्वय में कमी है, उस कारण ये संकट आया है। और देखिए, विपक्ष और सत्ताधारी उनका मतलब नहीं है। इस समय जब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, संकट का दौर है, इस समय ये है कि किसी तरह लोगों की कैसे जान बचे और किस तरह कम्युनिटी स्प्रेड ज्यादा ना हो। जो अभी महानगरों और शहरों तक है वो गांव तक ना पहुंचे। लोगों का जो पलायन हो रहा है उनको पहुंचाने की और जिम्मेदारी और जो व्यवस्था है वो शासन ही कर सकता है, क्योंकि उनके पास संसाधन है। ट्रेनें लगा के, यूपी रोडवेज की बसें लगा के अभी केवल एक ही राज्य से पलायन हो रहा है। पिछली बार कई राज्यों से, जैसे चंद्रका जी ने बताया कि 6-7 राज्यों से हो रहा था, इस बार दिल्ली भर से है। तो व्यवस्था करके संभाली जा सकती है स्थिति। और जो कम्युनिटी स्प्रेड गांव की तरफ ना बढ़े, इसके लिए रोकना होगा और किसी न किसी तरह व्यवस्था करनी होगी कि ये गांव में न बढ़े। महानगरों में व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल है, वो है। गांव में कोई, यूपी के गांव में व्यवस्था नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में व्यवस्थाएं नहीं है। जिलों में ज्यादा से ज्यादा जो है 15 से 20 या 25 एवरेज ऑक्सीजन के व्यवस्थाएं, बेड उपलब्ध हैं। तो इसको गांव तक स्प्रेड होने से रोकना है। और इस समय आलोचना और उसका वक्त नहीं है, इस समय सामूहिक प्रयास का वक्त है कि किसी तरह महामारी से हम लोग रोक पाए और आगे न फैले। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। शैलेंद्र पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं अच्छी तरह से? मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से दिल्ली से आपके प्रवासी मजदूरों का उत्तर प्रदेश आना शुरू हो गया है और योगी सरकार ने क्वारंटाइन की बात की है, 10 से 12-15 दिन क्वारंटाइन की बात कही है, लेकिन उनको क्वारंटाइन होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में ये मजदूर कहाँ जाएगा? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय जिलाधिकारी, वहाँ का जिले का लोकल प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों को पूर्ण रूप से सूचित कर दिया है कि प्रत्येक जनपद में आने वाले प्रवासी मजदूर, वो दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, सबकी स्टेशन बस स्टैंड पे जांच करा के ही उनको क्वारंटाइन सेंटर बना के ही 10 दिन के बाद उनको घर भेजेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनको अस्पताल में भर्ती करवाने का भी काम करेंगे। सर, ऐसी कोई जानकारी है क्या कितने गाँव में, कितने दूर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं
कोई एक आध उदाहरण है जहां आप रहते हैं वहां के गांव के पास क्या क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं क्या? जालौन में जो बुंदेलखंड में आता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे स्टेशन के पास वही मुख्यालय में और जो तहसीलें हैं सब तहसीलों पे विवाह घर को डीएम साहब ने अपने कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित करके लगभग 10 से 15 विवाह घर लिए हैं और वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। इनको उन्होंने सारी सुविधाओं से पूरा करने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल। के चंद्रकर सर, एक सवाल ये है मेरे में, मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जो है 45 साल से ऊपर और नीचे, मतलब 40 से 45 से ऊपर के युवा जो हैं, मतलब लगभग 50 से पहले के, वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो एहतियातन तौर पर, और जो मजदूर है जो पलायन, जो अपने घर छोड़कर बाहर मजदूरी करने जा रहा है जीविका उपार्जन के लिए, उनमें से अधिकांश यूथ ही हैं। और ऐसे में अगर इस तरह से जो सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है, कोविड का जो प्रोटोकॉल उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में यूथ और ज्यादा संक्रमित नहीं होगा सर? निश्चित रूप से अनुज जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर हमारे सामने है, इस दौर में निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि 50 साल से कम की उम्र के लोगों को भी बहुत ज़्यादा संख्या में संक्रमित होना पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम पलायन की बात करते हैं, जहाँ तक हमने देखा है कि गाँव से जब पलायन होता है तो गाँव से बुजुर्ग गाँव में रह जाते हैं, गाँव के बुजुर्ग तबका, और युवा वर्ग जो है, युवा तुर्क है, वो अपनी पत्नी को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर जाते हैं। और उत्तर प्रदेश से तो मैंने पहले भी कहा आपको, 3, 4, 5 स्टेट में उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा लोगों का पलायन होता है, काम की तलाश में शहरों को जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं। और अभी जो लॉकडाउन दिल्ली में लगा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव तो उत्तर प्रदेश को ही होना है। अभी शैलेंद्र पांडे जी कह रहे थे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, उनकी जांचें हो रही हैं। शैलेंद्र पांडे जी, आप अपनी सरकार से कहिएगा, अनुरोध कीजिएगा, चूँकि आप लोग जिम्मेदार हैं और निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी समाज की भी है, हमारी भी है, और बाजू में आपके मनोज जी जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन प्रमुख जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार से कहिएगा कि जो सड़क पर आए हैं, जो लोग दिल्ली से आपके सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, उनके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। साथ ही यदि वो पैदल चल रहे हैं और अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं तो वहाँ पिछली बार आपकी सरकार ने प्रयास किया था, कुछ सफलता भी मिली थी, अच्छा कुछ प्रयास हुआ था। तो इस बार भी इस तरह से उनके घरों तक पहुँचाने के लिए, या दूसरे राज्यों में जो उत्तर प्रदेश पार करके दूसरे राज्य मध्य प्रदेश या बिहार या छत्तीसगढ़ या झारखंड में जाना चाह रहे हैं, तो उनको भी उनके बॉर्डर तक बसों से भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ताकि देखिए, आपके शहर से या आपके गांव के गलियों से गुजरेंगे वो, आपके शहर, आपके स्टेट को ही ज़्यादा संक्रमित होना पड़ेगा, और बाद में जो दुष्प्रभाव दूसरे स्टेट में जहाँ के रहने वाले वहाँ पहुँचेंगे वो तब भी वहाँ पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सामूहिक दृष्टि से आपकी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही सामाजिक संगठनों को भी सामने आना चाहिए, प्रत्येक दल के सभी राजनीतिक दलों को, के कार्यकर्ताओं को सामने आना चाहिए। हम लोगों को भी, हम लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ से काम कर रहे हैं, वहाँ संभव हो तो हम लोगों को भी ऐसे लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। पिछली बार बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कुछ राहत देने का प्रयास, कई हम लोगों ने स्टोरी भी, पॉजिटिव स्टोरी भी उस पर हम लोगों ने की है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह से एक बहुत युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, ताकि ज़्यादा संक्रमण बढ़े, ज़्यादा गांव में पहुंचे, शहरों में और ज़्यादा फैले, इसको रोकने के लिए अच्छा साधन हो सकता है। कर रहे हैं सर, उसको भी सकारात्मक सोच के साथ कर रहे हैं हम। मैंने इसलिए मनोज जी से भी कहा कि मनोज जी, आप विपक्ष में हैं। जिस तरह से पिछली बार व्यवस्थाएं की गई थी, पिछली बार आपके नेता उन्होंने कहा था कि सारे कार्यकर्ता सड़कों पर पहुंचे, मजदूरों की मदद करें, इस बार भी ऐसी कोई पहल होना चाहिए। मनोज जी, एक सवाल मेरा आपसे है, कल 1-2 दिन पहले एक डिबेट हुई थी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि योगी सरकार पूरी मदद कर रही है, लेकिन जनता नहीं मान रही है, जनता ही गलती है, जनता ही। तो कम से कम जनता को समझाने का काम साहब आप लोग ही उठा लीजिए, अगर जनता नहीं समझ रही है तो। जरूरत है जी। इस समय जो ये दूसरी लहर जो आई है, ये कम्युनिटी स्प्रेड
है, लखनऊ शहर में जो पिछली बार है अधिकतम केस 1200 निकलते थे, जबकि अब जो है लगभग 6000 पे पहुंच रहे हैं। तो देखिए संक्रमण में इस समय लोगों को दवा और बेड की जरूरत है। तो वो संकट का दौर है। अब ये जो शासन और प्रशासन में लोग हैं, उन्हें इस संकट में लोगों को बेड उपलब्ध हो, दवा उपलब्ध हो, जो होम आइसोलेशन में जाने लायक हो वो होम आइसोलेशन पे रहें, बाकी लोग वहाँ रहें। तो कम्युनिटी स्प्रेड रोकने का काम है और इसमें सबको मिलके करना चाहिए, कहीं कोई वो नहीं है और सामूहिक प्रयास हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी एक अपना आइसोलेशन सेंटर होम वो कर रहे हैं। तो प्रयास चारों तरफ से है कि जनता को सड़क पे बहुत जरूरी चीजों पे ही निकलना चाहिए, अनावश्यक निकल के ये कम्युनिटी स्प्रेड को नहीं बढ़ाना चाहिए। और शासन को ये करना चाहिए कि जो भी मरीज है उसको दवा और बेड तो उपलब्ध कराए हर हाल में। शैलेंद्र जी, मनोज जी जो कह रहे हैं वो उसकी बात आपने सुनी होगी, उनकी बात सुनी होगी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो आपसे कहा है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचाइए, आप क्या कहते हैं उस पर? राज्य सरकार ने इसके लिए पहले से ही काफी तैयारी की हुई है और इसलिए उन्होंने आइसोलेट की व्यवस्था ज्यादा की है। अस्पतालों में बेड बढ़ाने के प्रयास हो रहे। माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी लखनऊ के अंदर 2 जगह को चिन्हित करके 500 बेड के अस्पताल बनवाने के लिए कहा है। वो काम प्रारंभ हो चुका है। जनपद में, प्रत्येक जनपद में मैरिज हॉलों को लेके वहाँ बेड की व्यवस्था और मरीज अगर घर में दिक्कत होती है, अस्पताल में जगह नहीं है, तो उनको वहाँ भर्ती करके उनको भी वहाँ इलाज दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में सीएमओ के द्वारा एक लिस्ट व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर पे हर जिले में दी गई है कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आता है और वो उसकी हालत सीरियस नहीं है तो वो इन दवाइयों को लेके अपने आप को घर में आइसोलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, निश्चित तौर पे जो व्यवस्थाएं आप गिना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरे एक सवाल आपसे है, कोरोना संक्रमण पहला फेज और दूसरा फेज के में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोरोना पहले फेज का पूरी तरह खत्म हो गया, दूसरा फेज बाद में आया है और बहुत समय बाद आया है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। आप जो 500 बिस्तर के अस्पताल बना रहे हैं, आपने पिछली साल घोषणा की थी, अगर पहले से बन जाते तो आज कम से कम वहां मरीज एडमिट तो होने लगते। दूसरा, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो इस पर भी गौर करना चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है कि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं ये कोई आपकी खिलाफत करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मेरा ये है कि सुझाव जो हमारे हैं, जो चैनल के माध्यम से आप नेतृत्व करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, और आप अपनी बात को, जनता की बात को, हमारी बात को अपने सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाइए, जिससे कम से कम व्यवस्था हो सके। चंद्रका सर, आपसे ये बात करना चाहता हूं मैं, जिस तरह से पिछली बार हमने अपने भोपाल में भी देखा था कि रेलवे कोच बनाए थे, देश की कई जो फैक्ट्रियां हैं, रेल कोच फैक्ट्रियां, वहां पे कोच बने थे, लेकिन उनका भी दिख नहीं रहा, कहीं उपयोग नहीं किया हो रहा है। अच्छा होता है कि जो मरीज जिनको बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको कम से कम ये कोच जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए हैं उनका उपयोग भी हो जाता और वहां उनको एडमिट किया जा सकता, कराया जा सकता था। दिल्ली से अभी लगभग 1 हफ्ते पहले ही खबर बॉम्बे से आई थी, दिल्ली से कहता हूँ, बॉम्बे से खबर आई थी, जिसमें उनने कहा था कि हमारे पास कोच पिछले बार जो तैयार किए थे वो खड़ी हुई है और आवश्यकता पड़ने पर डिमांड के अनुसार हम अन्य स्टेट को भेजेंगे। और मेरी जानकारी में दिल्ली में कुछ कोच भेजे भी गए हैं जो रेलवे ने बनाए थे। तो अभी यदि रेलवे के पास पर्याप्त, तो उस समय का जो कोच बना हुआ पड़ा था, बहुत लंबी चौड़ी धनराशि खर्च करके बनाई गई थी, तो राज्य सरकारों को डिमांड करना चाहिए ताकि जो मध्य रेल है वो बॉम्बे से अपने कोच भेजने की व्यवस्था करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शैलेश जी को आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, देखिए जब प्यासा को पानी की ज़रूरत होती है, प्यासा को कुआं दिखाने से उनकी प्यास नहीं बुझती। आप 500 बेड के 2 अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं, तो आज हालांकि उसको डिफेंस की जो एजेंसी है वो बना रही है, लेकिन फिर भी उसमें पूरा सर सुविधा युक्त बनाने के लिए उनको 6 महीने 8 महीने का समय लगेगा। और
हम तो टारगेट मान के चल रहे हैं कि 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद हम इस कोरोना को जंग को जीत सकेंगे। जिस तरह से सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे योगी सरकार हो वो कर रही है, चाहे हमारे स्टेट में प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जो मुख्यमंत्री वो सब जुटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सब में, सबके मन में इच्छा शक्ति दृढ़ यही है कि हम जल्दी से जल्दी इस कोरोना से जंग जीत जाएं। तो मुझे लगता है कि अब जब जंग जीत जाएंगे, जब प्यास बुझ जाएगी, तब अस्पताल की जरूरत, हाँ हो सकता है भविष्य में, अच्छा है स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन अभी तत्काल में जरूरत है। अभी जिस तरह से आज 28,000 या 29,000 यूपी में मिले हैं मरीज, तो मुझे लगता है लगातार बढ़ रही है, 1,000-2,000 की संख्या लगातार वहाँ वृद्धि हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बेड की व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए। सरकार ने, मैं आज समाचार पत्रों का अध्ययन, यूपी के जागरण का भी अध्ययन किया था, तो मुझे लगा कि सरकार जो है पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था तो कर रही है, ऐसा मुझे संकेत मिला है। लेकिन बेड की कमी अभी भी है। बहुत सारे लोग अभी भी अस्पतालों की तलाश कर रहे हैं। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकार है, आपकी स्टेट में भी सरकार है। सेंट्रल से आप आईसीयू बेड क्यों नहीं मांगते, सब सुविधा युक्त बेड क्यों नहीं मांगते? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मांगिए, आपको उपलब्ध हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा समय कम है, मैं तीनों के बाद इंजेक्शन और अन्य जो आवश्यक दवाइयां हैं उनका ब्लैक कालाबाजारी हो रही है। कई लोग पकड़े गए, मध्य प्रदेश में भी पकड़े गए और दिल्ली में भी पकड़े गए, लखनऊ में भी ऐसी कोई खबर आई है। तो एक आम इंसान हो, आप एक सामाजिक प्राणी इंसान होने के नाते आप सबका दायित्व तो नहीं होता है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम लोगों को इससे, इस जो बुराइयां हैं इससे बचाने का प्रयास करें। अपने लेवल पर प्रयास किया जाए कि लोगों में जागरूकता लाएं और अधिकारियों को दबाव बनाया जाए कि साहब जो जो जरूरतमंद है उसको इंजेक्शन मिले, जिससे वो ब्लैक में न खरीदने को मजबूर हो पड़े। मनोज जी, जल्दी से आपका प्रतिक्रिया चाहूंगा इसमें। नहीं, ये आपने जो सुझाव दिया ये होना चाहिए, और समाज में जो लोग हैं वो इस तरह के घृणित कार्यों में कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। और एक ये दवा जिनके पास है वो ब्लैक कर रहे हैं, ये बहुत ही घृणित कार्य है। इस महामारी के दौर में, इस संकट के समय लोगों को सामने आके मदद करनी चाहिए। जी शैलेंद्र जी, आपकी क्या सोच है, क्या आप क्या कहेंगे? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे भारतवर्ष के अंदर हर प्रांत में, हर क्षेत्र में अपने 3-3, 4-4 संघ के पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर, एड्रेस हर जिले में लोगों को दिए हैं कि आपको किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की दवा की, एडमिट होने की, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग पूरा सहयोग करेंगे। और मेडिकल स्टोर के नाम संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा हर जगह बता दिए गए हैं कि इस मेडिकल स्टोर पर ये दवाइयां मिलेंगी, और अगर रेट में अधिक मिलती हैं तो आप उनकी सीधी शिकायत डीएम और सीएमओ से कर सकते हैं। कार्रवाई करें। चंद्रिका सर, देखिए ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी या कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। दूसरे स्टेट से भी आ रही है, न कि यूपी से बल्कि अन्य स्टेट से भी लगातार आ रही है। मुझे लगता है कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन्हें चेतावनी देना चाहिए और प्रशासन को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि रासुका लगाने तक की बात सामने आई है, नियम बनाए हैं कि रासुका लगाया जाएगा ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों, लेकिन रुक नहीं रहा है कालाबाजारी। आज भी जो 1200-1600 की रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो 45,000, 40,000, कल तो मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि एक 45,000 में बेच रहा था, पकड़ा गया। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहुत समाज को भी इसके खिलाफ समाज को भी एकजुट होना चाहिए इसके खिलाफ, और ऐसे लोग जो ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो इस कार्य को, समाज को भी आगे आना होगा। केवल सरकार और अधिकारियों के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि कोरोना ऐसी संक्रमण बीमारी है कि इससे बचने के लिए हमको सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। इस चर्चा में आज इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।